विद्यार्थियों, हमने मांग और पूर्ति के द्वारा उपभोक्ता के संतुलन के अध्ययन करने के पश्चात अब हम अध्ययन करेंगे उपयोगिता विश्लेषण का। उपयोगिता विश्लेषण दो प्रकार का माना जाता है, गणनावाचक और क्रमवाचक। अर्थशास्त्र में उपयोगिता के अध्ययन का विशेष महत्व है। उपयोगिता उपभोक्ता की रुचियों पर निर्भर करती है, जिनके अनुसार वह अपनी सीमित आमदनी को व्यय करके अधिकतम संतोष प्राप्त करने का प्रयास करता है। इस वीडियो में हम कुल उपयोगिता एवं सीमांत उपयोगिता को स्पष्ट करेंगे। उसके पश्चात हम सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम, समसीमांत उपयोगिता नियम और उपयोगिता के क्रमवाचक दृष्टिकोण का भी अध्ययन करेंगे। तो हम सबसे पहले लेते हैं उपयोगिता। हम उपयोगिता से हमारा क्या तात्पर्य है? सामान्य रूप से हम किसी भी वस्तु जो हमारे काम में आती है हम उसे उपयोगी कह देते हैं, लेकिन अर्थशास्त्र में उपयोगिता का अर्थ भी एक विशिष्ट अर्थ में लिया जाता है। किसी भी वस्तु या सेवा द्वारा एक विशिष्ट आवश्यकता को संतुष्ट करने की शक्ति को उपयोगिता कहकर पुकारते हैं या उपयोगिता कहा जाता है। अर्थशास्त्र में उपयोगिता और लाभदायकता में अंतर होता है। सामान्यतः हम उसी वस्तु को उपयोगी मानते हैं जो लाभदायक होती है, लेकिन उपयोगिता का संबंध जो है वो प्राप्त लाभ हानि से न होकर केवल आवश्यकता की संतुष्टि से होता है। एक शराबी को शराब से उपयोगिता मिलती है, लेकिन शराब को लाभप्रद नहीं माना जा सकता। दूध से उपयोगिता भी प्राप्त होती है और ये लाभप्रद भी होता है। तो इस प्रकार शराब और दूध दोनों में ही उपयोगिता होती है, क्योंकि ये दोनों ही व्यक्ति की किसी विशिष्ट आवश्यकता की पूर्ति करते हैं। कहने का मतलब ये है कि एक उपभोक्ता के लिए वस्तु की उपयोगिता का बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है। वह अपनी जो आय होती है उसको विभिन्न वस्तुओं पर व्यय करके या खर्च करके अधिकतम संतुष्टि को प्राप्त करने का प्रयास करता रहता है। इस संबंध में प्रोफेसर बोल्डिंग का कहना था कि जिस प्रकार से एक फर्म भूमि, कच्चा माल आदि को खरीद करके और उनको भौतिक पदार्थ में बदल देती है, उसी प्रकार से एक उपभोक्ता खाद्य पदार्थ, वस्त्र, मनोरंजन आदि सेवाएं खरीदकर उनके आधार पर अपनी संतुष्टि का महल खड़ा करता है। कहने का तात्पर्य यह है कि उपयोगिता समस्त आर्थिक क्रियाओं की अंतिम अवस्था होती है। श्रम से जो है कोयला उत्पन्न करना, कोयले से फिर इस्पात बनाना, फिर इस्पात से कार, और कार में बैठकर दुकान पर जाकर सामान खरीदना और इससे संतुष्टि प्राप्त करना, ये सभी एक दूसरे से जुड़ी हुई क्रियाएं होती है। सभी भौतिक वस्तुओं का उद्देश्य इसी वजह से होता है कि वे उपयोगिता प्रदान करती है ना। प्रोफेसर बोल्डिंग का ऐसा मानना था कि उपभोग की क्रिया उत्पादन से पूर्णतया भिन्न नहीं होती है। यह आर्थिक क्रियाकलाप में अंतिम क्रिया होती है, यानी जो भी उत्पादन होता है उसकी अंतिम क्रिया क्या होती है? उपभोग। तो अब प्रश्न ये आता है कि इस उपयोगिता को हम किस प्रकार से माप सकते हैं ना। तो उपयोगिता का माप किस प्रकार से किया जा सकता है? चूंकि उपयोगिता एक मनोवैज्ञानिक तथ्य है ना, महसूस कर सकते हैं कि हमें किताब पढ़ने से हमें ये वीडियो देखने से कितनी उपयोगिता मिली है, इसको महसूस कर सकते हैं। तो ये एक मनोवैज्ञानिक तथ्य होती है, इसलिए इसको मापना बहुत ही कठिन होता है। लेकिन अर्थशास्त्रियों ने अपने विश्लेषण में इसे मापनीय स्वीकार किया है। उन्होंने माना है कि एक वस्तु के लिए हम जितनी मुद्रा या जितनी राशि या जितना पैसा देने के लिए तैयार हो जाते हैं, वह ही हमारे लिए उस वस्तु की उपयोगिता का माप होती है। इस उपयोगिता दृष्टिकोण का जो प्रारंभ है 1870 में प्रारंभ होने वाली दशाब्दी में ग्रेट ब्रिटेन के विलियम्स स्टैनले जेवंस और ऑस्ट्रिया के कार्ल मेंजर व फ्रांस के लियो वालरा, यानी जेवंस, मेंजर और वालरा तीनों ने लगभग एक साथ प्रस्तुत किया था। बाद में कुछ अर्थशास्त्रियों ने उपयोगिता की मापनीयता को चुनौती दी है ना, और इसे असंभव और अनावश्यक भी बताया था। तो और उन्होंने अपना एक दूसरा विश्लेषण प्रस्तुत किया जिसे हम आगे अध्ययन करेंगे, क्रमवाचक विश्लेषण या तटस्थता वक्र विश्लेषण कहा जाता है। उपयोगिता का जो विश्लेषण है उसमें एक वस्तु या सेवा से प्राप्त होने वाली उपयोगिता को मापा जाता है, इसलिए इसे हम गणनावाचक दृष्टिकोण कहते हैं।
तटस्थता वक्र में दो वस्तुओं के विभिन्न संयोगों से प्राप्त कुल उपयोगिता को कम या ज्यादा के रूप में दर्शाया जाता है, इसलिए उसे क्रमवाचक विश्लेषण कहते हैं। तो उपयोगिता विश्लेषण गणनावाचक भी होता है और तटस्थता वक्र विश्लेषण क्रमवाचक होता है। अब हम आते हैं उपयोगिता के माप के अंतर्गत हम दो तरह की उपयोगिता काम में लेते हैं। पहली है कुल उपयोगिता। कुल उपयोगिता यानी किसी दिए हुए समय में एक वस्तु की विभिन्न इकाइयों के उपयोग से जो कुल संतुष्टि प्राप्त होती है उसे हम कुल उपयोगिता कह करके बुलाते हैं या पुकारते हैं। तो वस्तु की कुल उपयोगिता एक बिंदु तक तो बढ़ती है ना, और प्राय ये घटती हुई दर से बढ़ती है और अंत में किसी एक बिंदु पर यह अधिकतम हो जाती है। जिस बिंदु पर कुल उपयोगिता अधिकतम होती है उसे अधिकतम संतुष्टि का बिंदु कहा जाता है या संतृप्ति का बिंदु कहा जाता है। इसको याद रखें, नोट करें, कई बार पूछा जाता है 2 नंबर का सवाल, संतुष्टि का बिंदु क्या है, संतृप्ति का बिंदु क्या है या अधिकतम संतोष का बिंदु क्या है। तो जिस बिंदु पर कुल उपयोगिता अधिकतम हो जाती है उसे हम संतुष्टि का बिंदु कहते हैं। यदि उपभोक्ता को इस बिंदु के बाद भी उस वस्तु का उपयोग जारी रखने के लिए हम बाध्य करें तो उसके लिए कुल उपयोगिता जो है वो घटने लग जाती है ना। कुछ जो अर्थशास्त्री हैं उनके मानना है कि प्रारंभ में कुछ इकाइयों तक कुल उपयोगिता बढ़ती हुई दर से भी बढ़ सकती है ना। तो लेकिन अंत में एक बिंदु के बाद कुल उपयोगिता घटती हुई दर से ही बढ़ेगी। ये जो बात है इसे हम एक आगे चल के दृष्टांत के माध्यम से भी स्पष्ट करेंगे। अब पहले हम ले लेते हैं कुल उपयोगिता के बाद अब दूसरी है सीमांत उपयोगिता। सीमांत उपयोगिता हम किसे कहेंगे? किसी दिए हुए समय में उपभोक्ता के द्वारा वस्तु की एक इकाई का उपभोग बढ़ाने से कुल उपयोगिता में जो परिवर्तन आता है उसे हम सीमांत उपयोगिता कहते हैं। ऐसा कि हम मान लें कि एक उपभोक्ता को एक वस्तु की n इकाइयों के उपभोग से कुल उपयोगिता या टोटल यूटिलिटी TU 50 इकाई के बराबर मिलती है और n+1 यानी अगली इकाई को शामिल करने पर यह 55 हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में n+1 यानी n के बाद जो एक हमने जोड़ा उस इकाई की सीमांत उपयोगिता कितनी होगी? 55 पहली की थी, फिर उसके बाद n+1 की 50, तो इन दोनों का अंतर 5 यानी 55 - 50 बराबर n+1वीं इकाई की सीमांत उपयोगिता 5 होगी, है ना। इसको हम थोड़ा सा अलग तरीके से भी देख सकते हैं कि अगर एक इकाई का उपभोग हम कम कर दें तो कुल उपयोगिता में जो परिवर्तन आता है उसे भी हम सीमांत उपयोगिता कह सकते हैं। जैसे अभी मैंने कहा था n+1 इकाइयों के उपयोग से अगर कुल उपयोगिता 55 इकाई मिलती है जबकि n इकाइयों से 50 ही मिलती है, तो n+1वीं इकाई की सीमांत उपयोगिता होगी 55 - 50 बराबर 5 इकाई। तो इस प्रकार से सीमांत उपयोगिता की परिभाषा में हम एक वस्तु के उपभोग में एक इकाई के परिवर्तन का प्रभाव कुल उपयोगिता पर देखते हैं, यानी एक अतिरिक्त इकाई के उपभोग से कुल उपयोगिता में होने वाले परिवर्तन को हम सीमांत उपयोगिता कहते हैं। अब हम एक सारणी लेंगे जिसके माध्यम से ये बहुत ही आसानी से हमारे समझ में आ जाएगी कि कुल उपयोगिता क्या है और सीमांत उपयोगिता क्या है। ये देखिए, ये वस्तु की मात्रा है, हम कोई भी वस्तु ले सकते हैं, या डबल रोटी ले सकते हैं, पेन ले सकते हैं, और कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता इकाइयों में ली गई है। जब पहली वस्तु की इकाई काम में ली जाती है तो कुल उपयोगिता होती है 12 इकाई। जब 2 इकाइयाँ काम में ली जाती है तो हो जाती है 20। देखिए यहाँ जब 2 इकाई काम में लेंगे तो 20 होगी, जब 3 इकाई काम में लेंगे तो 26, जब 4 इकाई काम में लेंगे तो 30, 5 इकाई काम में लेंगे तो 32, 6 इकाई काम में लेंगे तो फिर 32 और 7 इकाई लेंगे तो 30, है ना। ये इसी प्रकार से है कि जैसे मान लो इसको मात्रा में हम इसको डबल रोटी मान लेते हैं। किसी व्यक्ति को डबल रोटी खिलाई जाए तो पहली डबल रोटी से उसे उपयोगिता 12 मिलती है अगर उसे भूख लगी है तो, किसी एक ही समय की बात करेंगे। और धीरे धीरे जैसे वो 4-5 डबल रोटी खा लेगा तो ऐसी स्थिति में उसको अगर हम और एक अतिरिक्त डबल रोटी 6ठी इकाई दें तो उससे उसे उपयोगिता नहीं मिलेगी, क्योंकि वो पूर्ण रूप से संतुष्ट हो चुका है, उसका पेट भर चुका है। लेकिन अगर हम 6ठी इकाई के बाद भी उसे ज़बरदस्ती एक और डबल रोटी खाने के लिए बाध्य करें तो ऐसी स्थिति में हो सकता है कि उसकी कुल उपयोगिता घट जाए, उससे नुकसान हो जाए, उसका पेट खराब हो जाए। ऐसी स्थिति को में हम कहते हैं कि कुल उपयोगिता घट रही है। तो प्रारंभ में कुल उपयोगिता बढ़ती है और धीरे धीरे जो है एक बिंदु पर आकर के वो अधिकतम हो जाती है और फिर उसके बाद घटने लग जाती है।
अब इससे हम सीमांत उपयोगिता निकाल सकते हैं। जब जो पहली मात्रा है उससे प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिता कुल उपयोगिता के समान ही होगी, 12 इकाई, और इसकी भी 12 इकाई होगी। जब हम डबल रोटी की दूसरी मात्रा का उपयोग करते हैं तो कुल उपयोगिता है 20 इकाई। तो सीमांत उपयोगिता हमने कहा था एक अतिरिक्त इकाई का उपयोग करने से कुल उपयोगिता में जो परिवर्तन आता है वो सीमांत उपयोगिता होती है। तो यहाँ परिवर्तन कितना आया, 12 से 20 हुई, यानी 20 माइनस 12 बराबर 8, तो सीमांत उपयोगिता 8 होगी। इसी प्रकार से आगे 26 माइनस 20 6, 30 माइनस 26 4, 32 माइनस 30 2, 32 माइनस 32 0, और 30 माइनस 32 -2। तो इस प्रकार से हम सीमांत उपयोगिता और कुल उपयोगिता को निकाल सकते हैं। अब हम कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिताओं के इनको जो हमने यहाँ पर ली है सारणी, अगर इस सारणी को हम रेखा चित्र पर प्रदर्शित करें तो ऐसी स्थिति में हमारे सामने जो है रेखा चित्र में हम बता सकते हैं। उससे पहले मैं बताना चाहूँगा, इस टेबल के माध्यम से भी हम समझ सकते हैं कि कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता में क्या संबंध है। तो हम इसमें देखते हैं कि जब कुल उपयोगिता बढ़ रही है, देखिए जब 12 से 20 26 30 32 हो रही है, तो ऐसी स्थिति में सीमांत उपयोगिता घटती है। 12 से 8 हो गई, 6 हो गई, 4 हो गई, 2 हो गई, 0 हो गई और -2 हो गई। जब कुल उपयोगिता अधिकतम होती है तो सीमांत उपयोगिता 0 होती है। छठे नंबर बिंदु पर देखिए, जब कुल उपयोगिता अधिकतम होकर 32 हो जाती है तो सीमांत उपयोगिता 0 हो जाती है। और तीसरा इसका संबंध है कि जब कुल उपयोगिता घटती है, यानी कुल उपयोगिता जब 32 से 30 हो जाती है, यानी घटने लग जाती है, तो ऐसी स्थिति में सीमांत उपयोगिता जो है ऋणात्मक हो जाती है या नेगेटिव हो जाती है। कई बार ये सवाल पूछा जाता है कि कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता में क्या अंतर है। तो ये 3 प्रमुख अंतर है कि जब कुल उपयोगिता बढ़ती है तो सीमांत उपयोगिता घटती है, जब कुल उपयोगिता अधिकतम होती है तो सीमांत उपयोगिता 0 होती है, और जब कुल उपयोगिता घटती है तो सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक होती है। अब हम ये रेखा चित्र लेते हैं। यहाँ हमने कुल उपयोगिता ली है, ओ एक्स अक्ष पर नीचे हमने वस्तु की इकाइयों को लिया है, यहाँ डबल रोटी को लिया है, और ओ वाई पर हमने कुल उपयोगिता को लिया है। अब कुल उपयोगिता वक्र जो हमने खींचा है, ये जो टी यू है लिखा हुआ है, ये कुल उपयोगिता वक्र है। इसके लिए पहले हमने ये जो आयताकार बनाए हैं, है ना, जैसे एक इकाई पर ओ एक्स अक्ष पर, है ना, एक इकाई पर ओ एक्स अक्ष पर 12 इकाई पर एक आयताकार बनाया गया है। फिर उसे आगे 1 से 2 की दूरी को लेकर दूसरा आयताकार बनाया गया है, और कुल दूरी 20 ली गई है। इसी प्रकार अन्य आयताकार खींचे गए हैं। इन आयताकारों की अपनी सीमा के मध्य बिंदुओं को मिलाकर मूल बिंदु से प्रारंभ करके एक वक्र हमने बनाया है, जो कुल उपयोगिता वक्र या टीयू कर्व कहलाता है। इसी प्रकार से हम जो दूसरा है सीमांत उपयोगिता वक्र भी हमने लिया है, ये हमने लिया है सीमांत उपयोगिता वक्र। इसमें जो है इसी प्रकार से जैसे हमने उसमें टोटल यूटी वक्र में लिया है, पहले एक एक इकाई की दूरी पर सीमांत उपयोगिता की मात्रा को सूचित करते हुए आयताकार बनाए गए हैं। जैसे 0 से 1, है ना, की दूरी पर ओ वाई एक्स पर 12 इकाई सीमांत उपयोगिता, क्योंकि सीमांत उपयोगिता प्रथम बार कितनी थी, 12 इकाई, एक आयताकार बनाया। इसी प्रकार दूसरा आयताकार 8 इकाई पर, इसके बाद हमने बनाया 2 नंबर पर, देखिए 1 से 2 के बीच में, और ऊपर हमने लिया है 8। इसी प्रकार से तीसरे में हमने लिया है 6, फिर हमने लिया है 4 2, और 5 और 6 के बीच में 0 है, इसलिए वो अक्ष के समानांतर है। और छठे और सातवें में हमने नीचे लिया है, क्योंकि -2 हो जाता है, ऋणात्मक हो जाता है, और फिर इनके मध्य बिंदुओं को हमने मिलाया है, तो ये हमें सीमांत उपयोगिता वक्र प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार से हम कुल उपयोगिता वक्र और सीमांत उपयोगिता वक्र दोनों प्राप्त कर लेते हैं, और हमें जो है ये कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता का पता चल जाता है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि उपयोगिता के जो गणनावाचक दृष्टिकोण है, उसमें कुल उपयोगिता क्या है, सीमांत उपयोगिता क्या है, कुल उपयोगिता वक्र हमने कैसे बनाते हैं, सीमांत उपयोगिता वक्र हम कैसे बनाया है। और इसके पश्चात मैं एक और बात आप लोगों को बताना चाहता हूँ। कई बार छोटा सा सवाल पूछा जाता है कि जो हीरा और पानी है ना, उसकी पहेली के बारे में पूछा जाता है कई बार कि हीरे और पानी की पहेली क्या है। तो कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता का जो अंतर है ना, इसको स्पष्ट करने के लिए प्राय ये हीरे और पानी का जो है उदाहरण दिया जाता है
क्योंकि हम मानते हैं कि पानी की उपयोगिता तो बहुत ज़्यादा होती है, जिंदा रहने के लिए पानी जरूरी है, जबकि हीरे की बहुत ही कम होती है। लेकिन फिर भी पानी बहुत सस्ता और हीरा महंगा क्यों होता है? इसका जो उत्तर है वो इन दोनों की सीमांत उपयोगिताओं के अंतर को देखने से हमें मिलता है। क्योंकि जो कीमत तय होती है, किसी भी वस्तु की जो कीमत तय होती है वो सीमांत उपयोगिता पर निर्भर करती है, कुल उपयोगिता पर निर्भर नहीं करती है। तो जो पानी की अधिक मात्रा का उपयोग होने से इसकी सीमांत उपयोगिता बहुत ही कम हो जाती है, जिससे उसकी कीमत कम होती है। और दूसरी तरफ जो हमने हीरे लिए हैं तो हीरों की खरीद बहुत ही कम की जाती है, जिससे इसकी सीमांत उपयोगिता ऊंची बनी रहती है। इसी के कारण इसकी कीमत भी ऊंची होती है। इसके अलावा जो वस्तुओं की दुर्लभता या उनकी जो सीमितता है उसका भी उनकी कीमत पर प्रभाव पड़ता है, और हीरे दुर्लभ और सीमित होने के कारण भी उनकी कीमत ज़्यादा होती है।